दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10वीं का, और न केवल कक्षा 10वीं के लिए बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी संधि से संबंधित जो प्रश्न है हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी जो कंपटीशन हो, चाहे एसआई का हो, चाहे पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में संधि से संबंधित और विशेष रूप से स्वर संधि से संबंधित प्रश्न तो अवश्य पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, योग या मिलन। जैसे दो देशों के बीच में संधि, तो उस संधि का मतलब क्या है? योग। यहाँ किसका योग होता है? यहाँ होता है वर्णों का योग। हिंदी में 11 स्वर और 33 जो व्यंजन है, उनका परस्पर जो योग है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की हम परिभाषा ले तो दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है जब दो वर्ण मिलते हैं तो उससे ध्वनि में परिवर्तन होता है, और उस ध्वनि में परिवर्तन होने को ही संधि कहते हैं। तो एग्जैक्टली इसकी परिभाषा हुई, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के मूल रूप से 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। इसकी शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मिलाप या मेल होता है वर्णों का। परिभाषा: वर्णों का पारस्परिक मेल से जो विकार या ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है, यानी ध्वनि में परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया, संधि के 3 भेद है मूल रूप से: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वर संधि के जो 5 भेद है उनमें से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, 11वीं क्लास हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। यहाँ तक कि IAS जो परीक्षा होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है, उसमें भी स्वर संधि का एक प्रश्न तो जरूर आता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर संधि की। स्वर का स्वर के साथ जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। हिंदी में 11 स्वर है, और ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, जी, ए, ऐ, ओ, औ। तो टोटल मिलाकर 11 स्वर हो गए। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं: ए, आ, ई, उ, जी, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वर। इन 11 स्वरों का परस्पर जो मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। फिर आती है व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन का मेल होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। उसके बाद में आती है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले यहाँ स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि की 5 भेद है: दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, पूर्ण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा: दो समान स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर बनाते हैं तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। दो समान स्वर कौन कौन से हैं? ए और आ ये दोनों समान स्वर है। ई और ई ये दोनों समान स्वर है। उ और उ ये दोनों समान स्वर है। इनका पारस्परिक ए का आ से, ए का ऐसे, या ए का आ से, आ का ऐसे, या आ का आ से, ई का ई से, या ई का ई से, ई का ई से, या बड़ी ई का बड़ी ई से, उ का उ से, या उ का उ से, या उ का उ से। जो पारस्परिक जो मेल होता है उससे हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा। ए का ए से मिलन होगा तो आ बनेगा, ए का आ से मिलन होगा तो आ बनेगा, आ का ए से मिलन होगा तो आ बनेगा, आ का आ से मिलन होगा तो आ होगा। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ। ये 3 स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। दो समान स्वर का मतलब है ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। इनका पारस्परिक जब मेल होगा तो दीर्घ यानी बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा उ बनेगा, तो वह होगा दीर्घ स्वर संधि। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हिमालय का। इसमें हिम धन आले, मैं के अंदर ए छुपा हुआ, ए के साथ में आ मिला, और यह मैं के साथ में देखिए क्या बन गया? हिमालय। मैं में आ की मात्रा है, यानी दीर्घ स्वर।
कपी धनीस, इसमें ई की मात्रा छोटी है या बड़ी मात्रा है, लेकिन दोनों है समान स्वर। तो यहाँ पर देखिए कपीस बड़ी मात्रा। गुरु प्लस उपदेश, यहाँ रू की मात्रा छोटी है, यहाँ भी छोटा ऊ है, और यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ है। ये दीर्घ दीर्घ स्वर है। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाए तो उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद मिलता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में ये 5 स्वर ए ई उ और री। एक बार फिर सुन लीजिए। ई उ तथा री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तित रूप क्रमश है, यानी ई और ई बन जाते हैं ये, उ और उ बन जाते हैं वह, और री बन जाता है रे, ये वह रे। फिर एक बार सुन लीजिए। यण स्वर संधि में ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई और वह असमान स्वर मिलकर बनेंगे ये। उ और उ के बाद में कोई असमान स्वर है। असमान स्वर का मतलब होता है कि उ और उ के सामने ये 2 स्वर, ये दोनों नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो 9 स्वर है वो कोई भी आ सकते हैं, तो इनका परिवर्तित रूप होगा वह। फिर है री। री को छोड़कर 10 जो अन्य स्वर है वो अगर री के बाद में आते हैं तो इनका परिवर्तित रूप ये, वह और रे, तो उसे कहा जाता है यण स्वर संधि। यहाँ उदाहरण लेते हैं। यदि धन अपी, द के साथ में ये जो द है इसके साथ में ई की मात्रा है, उसके बाद में असमान स्वर आया है तो ये बन गया यद्यपि, यहाँ पर ये बन गया। ये बताया ई और ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो ये बन जाएगा। फिर शुद्ध नागत, स के साथ में ऊ की मात्रा है, ये ऊ और उसके बाद में असमान स्वर आया है, ऊ नहीं आया है, ऊ के सामने ऊ आता तो दीर्घ संधि हो जाती। इस ऊ के बाद में आ आया है तो यहाँ देखिए क्या हो गया वह। इसी तरह से री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो बन जाता है र, ये वह और र। तो यहाँ पर जो त्र है, इस त्र में र की मात्रा है, अर कह सकते हैं, अर बन गया यहाँ पर, तो ये हो गया मात्रा गया, तो ये हो गई यण स्वर संधि। फिर है गुण स्वर संधि। इसकी उल्टी, यदि ए और आ के बाद, ध्यान रखिए, यदि ए और आ के बाद ई और ई आए, उ और उ आए और री आए। जब हमने यण स्वर संधि पढ़ी थी तो ये 5 जो स्वर पहले आ रहे थे, यहाँ गुण स्वर संधि में ये 5 स्वर बाद में आ रहे हैं, ई उ और री। तो इनके पहले अगर ए और आ आए, आप कह सकते हैं असमान स्वर है, तो इनका परिवर्तित रूप करने से क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ये और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए में, ये बदल जाएगा ई और ई बदल जाएगा ए में, उ और उ बदल जाएगा ओ में, और री बदल जाएगा अर में, ए ओ अर। ई और ई एक बार फिर सुन लीजिए, बदल जाएगा ए में, उ और उ बदल जाएगा ओ में, और री बदल जाएगा अर में। हम इनका उदाहरण ले। नर धन ईस, ये जो रह के साथ में ए स्वर है और इसके सामने आया ई, तो ये देखिए नरेश, ये जो मात्रा है ए की मात्रा है, तो यहाँ पर ये बन गया ए। महाधन उत्सव, यहाँ आ आया, आ के बाद में उ आया, तो ये हो गया ओ, महोत्सव। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है। देवधन ऋषि, वह के साथ में ए स्वर है और उसके बाद में री आया, तो ये हो गया देवर्षि अर, यहाँ पर देवर्षि अर की ध्वनि आ रही है। इस तरह से ए ओ अर हो जाता है। उसके बाद में लिखते हैं हम वृद्धि स्वर। 2 वृद्धि स्वर है हिंदी में, कौन कौन से हैं, एक तो है अय और एक है औ। जहां भी आपको किसी शब्द में ये दोनों मिलते हैं तो वहां पर याद रखिए वृद्धि स्वर संधि होगी। याद रखने का ये तरीका है, अगर किसी भी शब्द के साथ में अय और औ की मात्रा है तो वृद्धि स्वर संधि होगी। अब यहाँ इसको देखते हैं वृद्धि स्वर संधि को। यदि ए और आ के बाद ए ऐ आए तो हो जाता है ऐ, ये वृद्धि स्वर है, मैंने आपको बताया। ओ और औ आवे तो हो जाता है औ, मैंने आपको बताया ये वृद्धि स्वर है, यानी उस मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको वृद्धि स्वर कहा जाता है। तो एक बार फिर डेफिनेशन इसकी सुन लेते हैं। यदि ए और आ के बाद ए ऐ आए तो हो जाता है ऐ, ओ औ आए तो हो जाता है औ, तो वह होती है वृद्धि स्वर संधि। जैसा उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। सदा धन एव, द के साथ में आया है, शर्त ये ए अथवा आ के बाद
ये आया, आ के बाद में देखिए यहाँ क्या आया ए, तो परिवर्तित रूप क्या होगा, ऐ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल मात्रा यानी ऐ की ध्वनि है यहाँ पर। महाधनोस्ती आ के बाद में औ आया है, तो यहाँ पर देखिए है के साथ में औ की ध्वनि है। यही हमने बताया था कि ऐ और औ हो जाता है, तो वहां होगी वृद्धि स्वसंधि। फिर लेते हैं अयादि स्वसंधि। अयादि स्वसंधि में ये चारों स्वर ए, ऐ, ओ और औ ये आएंगे पहले, और उनके बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तित रूप क्रमशः ऐ, आय, औ, आ हो जाता है। ये याद रखना आपको, ए, आ, आ, ये व पहले ये आता है वर्णमाला में, तो आपको पहले याद रखना है ऐ, फिर आय, फिर औ और फिर आ हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो कौन सी ध्वनि की, कौन सी शब्द में कौन सी ध्वनि निकल कर आती है, उसके आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। देखिए ने प्लस अने, उदाहरण लेते हैं नयन का, तो यहाँ पर आया ए आया, ए के बाद में आया, तो यहाँ पर देखिए शब्द बन जाएगा नयन। ऐ की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, ए ये की ध्वनि आ रही है नयन। गे धन अक, यहाँ ए की मात्रा बड़ी है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है ए, तो ये परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, आय। यहाँ देखिए गायक, आय की ध्वनि आ रही है। पो धन अन, यहाँ ओ आ रहा है, ओ के बाद में ए आ रहा है, तो इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा पवन। औ की ध्वनि देखिए यहाँ पर पवन औ की ध्वनि आ रही है। पो धनक, यहाँ औ की मात्रा है और उसके बाद में आया है ए, तो इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा आव। पावक में आव की ध्वनि आ रही है। तो इस तरह से स्वर संधि हर परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। स्वर संधि की 5 भेद है, हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, दो समान स्वर मिलकर अगर एक दीर्घ स्वर बनाए तो दीर्घ स्वर संधि होती है। नंबर 2 हम लेते हैं इसमें से यण स्वर संधि। पहले ई उ और री आए तो इनका परिवर्तित रूप क्रमशः है, यानी ई और ई का जो परिवर्तित रूप है वो हो जाएगा ये, उ और उ का हो जाएगा व, और री का हो जाएगा र। फिर आती है गुण स्वर संधि, यन की उल्टी, पहले ए अथवा ए आए और उसके बाद में ई उ और री आए तो इनका परिवर्तित रूप क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ए, ओ और अर हो जाता है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में आती है वृद्धि स्वर संधि। हिंदी में 2 वृद्धि स्वर है, कौन कौन से हैं, ऐ और औ। किसी भी शब्द पर ये दोनों, अगर ये दोनों वर्ण है, ये दोनों मात्राएं हैं, तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी। आप बिल्कुल आंख बंद करके उदाहरण लिख सकते हैं। लेकिन अगर व्यंजन संधि का कोई उदाहरण है, जैसे उज्जैन, उसमें डबल मात्रा आ रही है उज्जैन शब्द में, तो वहाँ उत प्लस जैन होगा, तो वहाँ वो व्यंजन संधि को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर स्वर संधि है और उसमें डबल मात्रा है तो आपको उसमें वृद्धि स्वर संधि करनी है। यदि ए और आ के बाद में ए ऐ आए, इन दोनों में से कोई भी आए तो ऐ हो जाता है, वृद्धि स्वर हो जाता है। ओ और औ आए, ओ और औ आए तो औ हो जाता है, यानी वृद्धि स्वर हो जाता है। उसके बाद में अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में ये जो 4 जो स्वर है वो आपको याद रखना है, ए, ऐ, ओ, औ। इनके पश्चात कोई भी असमान स्वर आए, यानी कोई भी स्वर आए इनके पश्चात में, तो इनका परिवर्तित रूप क्या होगा, ए ये, आ ये, ए वे, आ वे। पहले आपको ए लिखो, फिर आ लिखो, फिर ए लिखो, फिर आ लिखो, ठीक है। तो अब ये हिंदी वर्णमाला में हम देखें तो ये, रे, ले और वह, पहले कौन सा था ये, तो अब यहाँ लिख दो ए, बाद में कौन सा था वह, तो वहां लिख दो आओ। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से ये स्वर संधि का जो 5 भेद है, ये 5 भेद इम्पोर्टेंट है, और इनका जो